आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम अगला स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? हेलाइड्स पढ़े थे मुझे। हेलाइड्स हमने यही पढ़ा था ना कि हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, इन सभी को अगर मैं हेलोजन के साथ ब्रेक करवाता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, नहीं सही है, चेक करो। तो ये क्या बना रहे थे बच्चे? तो आपके पास मैंने बोला थी 20 हेलाइड्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे लिथियम फ्लोराइड, आपके पास सोडियम फ्लोराइड, पोटाशियम फ्लोराइड, रुबीडियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड। ऐसे ही दूसरा था, कौन था? सोडियम फ्लोराइड, नहीं, क्लोरीन के साथ लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, रुबीडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। ऐसे बहुत सारे थे, सारे नहीं लिखेंगे हम। ऐसे कुछ हमने क्या किए थे? हेलाइड्स पढ़े, ठीक है। इस हेलाइड्स में पहले हमने कल ये पढ़ा कि आपके पास एक वर्ड यूज किया था ना हमने, पोलराइजेशन इफेक्ट। पोलराइजेशन या बोलते फजान रूल बोला था, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या पता कर सकते थे? इन कंपाउंड के अंदर किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, किसमें कम, ये पता कर सकते थे। ये सब किसने बताया था हमें? फजान रूल ने बताया था, ठीक है। इसमें एक वर्ड यूज और करेंगे, कहते जी आपके पास दो टाइप की ना एनर्जी होती है। आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। दो टाइप की ना एनर्जी होती है हमारे पास, और वो क्या है? एक एनर्जी बोलते हैं लैटिस एनर्जी। एक वर्ड यूज करेंगे, लैटिस एनर्जी। अब ये क्या होती है? लैटिस एनर्जी को हम डिफाइन करें, किसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी? तो कहता है जी आपके पास कोई भी जो सॉलिड हैलाइड है, कोई भी किसी भी सॉलिड हैलाइड को आप उसको आयंस में कन्वर्ट कर दीजिए। मतलब आपके पास जैसे बोलेगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस आयन। कहता जी आपके पास, सिंपल भाषा में समझिए, कहता जी एक मान लीजिए आपके पास NaCl है। ये क्या है? आयनिक सॉलिड है हमारे पास, बिल्कुल है। कहता इस NaCl को मुझे आयंस में कन्वर्ट करना है, Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। मुझे इसको ब्रेक करके क्या करना है? दो अलग अलग आयंस में कन्वर्ट करना है रजी। अब कहता है इस आयनिक सॉलिड से मुझे इसको आयंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए। मुझे क्या लगानी पड़ेगी? एनर्जी लगानी पड़ेगी। उस एनर्जी को ही क्या बोलेंगे हम? आयनाइजेशन, सॉरी, लैटिस एनर्जी के नाम से जानते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम? लैटिस एनर्जी के नाम से उसको जाना जाता है। कि कोई भी आपके पास अल्कली मेटल हैलाइड है या अल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड भी हो सकता है। ये हैलाइड्स को, आयनिक सॉलिड को अगर मैं किस में कन्वर्ट करूं? आयंस में कन्वर्ट करता हूं बच्चे। तो आयंस में कन्वर्ट करने के बाद जो आपके पास प्रॉपर्टी आएगी, या ये बोलो जो एनर्जी आप लगाओगे, उस एनर्जी को आप क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लैटिस एनर्जी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली एक और एनर्जी आएगी, इसका नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी। अब ये क्या होती है? कहता जी इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन combined with water, when 1 mole of gaseous ion combined with water to form hydrated, तो उसको क्या बोलेगा? कहता जी हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। इसका मतलब समझिएगा आप ध्यान से। कहता जी आपके पास, आप इसने सबसे पहले क्या किया? लैटिस एनर्जी क्या होती है? आपके पास कोई भी आयनिक सॉलिड होता है, इनमें से उसको आयंस में कन्वर्ट करने के दौरान जो एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी वो क्या होती है? लैटिस एनर्जी होती है, ठीक है। एक बार अब ध्यान से देना, कहते हैं आपने क्या किया? वो आयंस में कन्वर्ट कर लिए, NaCl और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में तोड़ दिया।
अब अगर मैं इनको पानी में डाल दूं, मैं क्या कर दूं, उसको पानी में डाल देता हूं रजे, तो क्या होगा, अब ये वाटर मॉलिक्यूल इस Na के साथ भी अट्रैक्शन करेगा और ये इस Cl के साथ भी क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। ठीक है, और जब भी ये वाटर मॉलिक्यूल Na के साथ अट्रैक्शन करेगा या Cl के साथ अट्रैक्शन करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी रचे। उस रिलीज एनर्जी को मैं क्या बोलूंगा, हाइड्रेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है। उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है। ये तो वर्ड है आपके पास, एक होती है लैटिस एनर्जी और एक होती है हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अब इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, कहते हैं कोई भी सब्सटेंस सॉलिड, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस के अंदर पानी में कोई चीज घुलेगी, डिसॉल्व होगी कि नहीं होगी। कोई भी चीज पानी में हम डालते हैं, उसको घोलते हैं ना, तो वो चीज पानी में घुलेगी कि नहीं घुलेगी, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये इन दो बातों पे डिपेंड करेगा, एक आपकी हाइड्रेशन एनर्जी पे और एक आपकी लैटिस एनर्जी पे। ठीक है, इन दोनों एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड करता है जी। अगर आपके पास लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, अगर आपके पास लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो वो सब्सटेंस पानी के अंदर कभी भी घुलेगा नहीं। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो कोई भी सब्सटेंस पानी में अच्छे से घुल जाएगा। ठीक है, ये इसकी थ्योरी थी। अब इसको हम प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे कि कहना क्या चाहता है रियल में, वो देखिए। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए हमने क्या किया, एक टब ले लेते हैं, इस टब में डाल देते हैं पानी। ठीक है, पानी डाल दिया इसमें H2, ठीक है, ये हमने पानी डाल दिया जी, इतना सारा पानी पानी है। अब मैं क्या करूंगा रजे, इसके अंदर ये पूरा पूरा पानी से भरा हो, वाटर से भरा हो, मैं इसके अंदर डालूंगा NaCl। नमक डालते हैं ना, पानी के अंदर नमक डालते हैं, तो हमने डाल दिया नमक, NaCl इसमें डिजोल्व कर देते हैं। पानी हम तो डाल देते हैं, डिजोल्व होगा नहीं होगा वो अभी थोड़ी देर में देख लेंगे हम। आपने क्या किया, नमक डाल दिया जी पानी के अंदर, ठीक है। अब अंदर जो होती है वो ये हमें दिखाई कुछ नहीं देता है, ये सिर्फ प्रैक्टिकली प्रूफ होता है, देखना कैसे होगा। कहता जी NaCl जाएगा, अब वो तो NaCl आयनिक बॉन्ड है अभी इसके बीच में, ये इकट्ठा जुड़ा हुआ है। ठीक है, पानी के अंदर जाने के बाद ना जी सबसे पहले तो ये NaCl दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, एक Na पॉजिटिव में और एक Cl नेगेटिव। ये हमेशा होता है, कोई भी चीज पानी में घुलेगी तो वो आयंस में कन्वर्ट होती है। ठीक है, जैसे NaCl आप डालोगे घोलोगे तो वो NaCl क्या होगा रजे, Na आयन पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा। हाँ जी, ये नेचुरल प्रोसेस है रजे, हाँ ये नेचुरल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, सुनते रहिए, बहुत मजेदार है। अब क्या कहेगा, देखो Na टूट जाएगा, ये NaCl किस में टूटेगा, आयन में टूटेगा, Na पॉजिटिव में टूटा और Cl नेगेटिव में टूट गया, टूट गया। अब ध्यान देना, कहता इस NaCl से हमें आयंस में कन्वर्ट हो गए, इसके दौरान जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, NaCl से आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको आप क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी हो, उसको क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। यहां यूज होती है लैटिस एनर्जी, किसी सॉलिड को आयंस में कन्वर्ट करने के दौरान जितनी एनर्जी लगेगी वो क्या होती है, लैटिस एनर्जी होगी। ठीक है, लैटिस एनर्जी का रोल खत्म। अब आपके NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में भी कन्वर्ट हो गए, बिल्कुल हो गए जी। अब ये दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल में बहुत सारे क्या बनेंगे, NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे। अब ये दोनों फ्रीडम में है, अलग अलग फ्री है। अब देखो ये Na भाग के किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास, ये आपके वाटर मॉलिक्यूल के पास जाएगा, क्योंकि Na के ऊपर पॉजिटिव है ना, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या कर लेंगे, अट्रैक्शन कर लेंगे। तो ये Na पॉजिटिव जो है वो वाटर के साथ क्या करेगा, अट्रैक्शन शो करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं कि ये सोडियम वाटर के साथ क्या करेगा,
उसके साथ चिपकने की कोशिश करेगा, और चिपकेगा कब? जब वो उसके साथ अट्रैक्शन करेगा। अब इसी अट्रैक्शन के दौरान जब भी कोई आयन, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, जब भी कोई आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन शो करेगा ना, तो यहां एनर्जी रिलीज होती है। अब क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। ये दो बातों को आपने ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जब तोड़ेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, लेकिन जब वो आयन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होंगे तब एनर्जी क्या करता है? वो रिलीज करता है। और इसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। इसी को ही क्या बोलेंगे हम? हाइड्रेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन करने के दौरान रिलीज हो रही है। ठीक। फिर कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ सोडियम ही करेगा, नहीं, क्लोरीन भी करता है। आप बोलोगे क्लोरीन कैसे कर सकता है, उस पर तो नेगेटिव है। तो देखो ये हाइड्रोजन नहीं होते, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो ये आपके पास ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, अट्रैक्शन करेगा, बॉन्ड तो नहीं बनाता है, सिर्फ अट्रैक्शन करता है। तो ये क्लोरीन है वो हाइड्रोजन वाले पार्ट के साथ अट्रैक्शन कर लेगा, और सोडियम जो होता है वो ऑक्सीजन वाले वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन वाले पार्ट के साथ अट्रैक्शन करता है, यानी अट्रैक्शन दोनों करते हैं। और जब आपके पास ये सोडियम क्लोराइड है, जो सोडियम आयन और नेगेटिव आयन अट्रैक्शन करेंगे, तो उस दौरान क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। उस दौरान क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। तो जब भी आप किसी भी सॉलिड को, पानी, लिक्विड हो या सॉलिड कोई भी हो रही है, आप किसी भी सब्सटेंस को पानी में खोलते हो ना, तो उसमें दो टाइप की एनर्जी लगती है। पहले उसमें क्या होता है? जो भी आपने सब्सटेंस डाला वो पहले आयंस में टूटेगा। जैसे सपोज करो आपके पास है CH3COOH, ठीक है। आप एसिटिक एसिड को पानी में डालोगे, जो आपका विनेगर होता है वो भी पानी में पड़े तो टूटता है। किस फॉर्म में टूटेगा? CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, इस फॉर्म में टूटेगा। यानी जितने भी सब्सटेंस है वो पानी में डिसॉल्व होकर आयंस में टूटते हैं, ठीक है। अब तब तो जब वो पानी में टूट जाएगा ये आयनिक कंपाउंड, तो क्या होगा? कहते हैं एनर्जी रिलीज, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसको क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी। क्योंकि आयन को तोड़ेगा, जब वो मॉलिक्यूल आयंस में टूटेगा तभी तो डिसॉल्व होगा, तब उसको क्या चाहिए? लैटिस एनर्जी। और जब वो आयंस आगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन करके एनर्जी रिलीज करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। तो ये मतलब था आपके पास लैटिस एनर्जी का और हाइड्रेशन एनर्जी। अब बात करते रहिए कि ये कोई भी चीज सोल्युबिलिटी पे कैसे फर्क डालेगा। अब थोड़ा ध्यान दो, अगर मान लीजिए किसी भी सब्सटेंस की लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास लैटिस एनर्जी ज्यादा है, लैटिस एनर्जी greater than hydration energy, then no solubility। नो solubility बोलते हैं, लेस solubility बोल दो, या दूसरा लिखो लैटिस एनर्जी ग्रेटर देन, लेसर देन हाइड्रेशन एनर्जी, तब solubility अकर। ये आपने दो लाइन जरूर याद रखनी है। अगर लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन से ज्यादा है तो सोल्युबिलिटी ना के बराबर होगी, कम होगी, बहुत ही कम होगी। अगर सोल्युबिलिटी कम है और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अब खुद आप थोड़ा दिमाग लगाइए, सपोज कीजिए मैं यहाँ पर NaCl लेता हूँ, ठीक है, लेकिन आपने देखा आपने NaCl पानी में डाल दिया, लेकिन अगर बाय चांस ऐसा हो, NaCl तो नहीं होगा, पर सपोज करो, या इसको हटाई दो, मैं लिथियम क्लोराइड, ये लिथियम फ्लोराइड देखता हूँ, LiF, लिथियम फ्लोराइड। ये लिथियम फ्लोराइड जब आप पानी में डालोगे ना बच्चे, तो कहता है ये पानी में ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होता है। ये पानी में क्या होता है जी? इनसॉल्युबल होता है। क्यों? कहते हैं जी देखो, आप कैसे, क्यों इनसॉल्युबल है? तो आप बोलोगे कि लिथियम फ्लोराइड जैसे आप पानी में घोलोगे ना, तो कायदे से बनना क्या चाहिए था कि ये Li पॉजिटिव बनना चाहिए और ये क्या बनना चाहिए? Fi नेगेटिव। बट कहता है इस लिथियम फ्लोराइड को आयंस में कन्वर्ट होने के लिए बहुत 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 एनर्जी चाहिए होती है।
क्या चाहिए होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है जो पानी के अंदर पॉसिबल नहीं होती, जो पानी के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाती, नेचुरली वो एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। इस वजह से कहता जी ये लिथियम फ्लोराइड आयंस में कन्वर्ट ही नहीं होगा, Li और F नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं होगा। जब ये आयंस ही नहीं बनेंगे तो ये हाइड्रेशन कैसे करेगा, ठीक है। तो 2-5% कर भी लेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हुई, कम, और लैटिस एनर्जी चाहिए बहुत ज्यादा, और इसलिए कहता जी लिथियम फ्लोराइड आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अगर किसी सब्सटेंस की लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो उसका मतलब क्या हुआ, उसको आयंस को तोड़ने के अंदर उस सॉलिड को आयंस में कन्वर्ट करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं हो रही है, इसलिए वो आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो डिसॉल्व कैसे होगा। इसलिए बोलता रहे अगर आपके पास लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो कभी भी वो कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल नहीं हो सकता, कभी भी वो कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो ये मतलब होता था लैटिस एनर्जी का और आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी का, ठीक है जी। यहां तक समझ में आया सभी को। नेक्स्ट आपके पास चलते जाएंगे, आपके पास बोलेगा कि इसमें बना देगा। नेक्स्ट इसमें रिएक्टिविटी करेंगे रजे हम हाइड्रोक्साइड की, मतलब इस लिथियम को या अल्कली मेटल बोलेंगे, इस अल्कली मेटल को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट करता हूं तब क्या बनेगा, किसी भी सब्सटेंस को अगर मैं वाटर, किसी भी एलिमेंट को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तब क्या बनेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो क्या बनता है रजे बताओ, शाबाश, ये बनेगा हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं वो, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है ना। तो किसी भी सब्सटेंस को रिएक्ट करें तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है जी, हाइड्रोक्साइड बना देगा। अब हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो क्या होगा, कहते जैसे सोडियम है, सोडियम कितना होता है 2 मॉलिक्यूल, सोडियम को मैं 2 मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्ट करता हूँ, क्या बनाएगा जैसे कहते 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, सबको पता है, पानी के अंदर सोडियम पोटाशियम रुबिडियम डालने से क्या होता है, एकदम आग लग जाती है पानी के अंदर ना, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, स्प्लैश आउट हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बेसिक स्ट्रेंथ होती है। अब इसमें एक वर्ड यूज करेगा तो सभी के सभी ये आपस में क्या बनाएंगे, कहते जी वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो LiOH होता है, NOH बनेगा, KOH बनेगा, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और सीजियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। ये सभी हाइड्रोक्साइड बनाएगा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो। अब मुझे ये बताइए इनका नेचर क्या होता है, ये एसिडिक होते हैं कि बेसिक होते हैं, ये हर किसी दुनिया के हर किसी बच्चे को पता होगा, दे आर बेसिक इन नेचर, दे आर, सभी के सभी हाइड्रोक्साइड जो होते हैं दुनिया के सभी हाइड्रोक्साइड आर बेसिक, ठीक है। हमें तो ये पता करना है कि चलो ये सारे ही बेसिक हैं, पर हमें तो ये बता दो जी कि आप सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का कौन है, इस हाइड्रोक्साइड में सबसे ज्यादा बेसिक नेचर कौन है, बस हमें तो इतना पता करना है। तो कैसे पता करेंगे हम कि सबसे ज्यादा बेसिक नेचर कौन है, बोलो, जिसकी रिएक्टिविटी जितनी ज्यादा होती है वो वाटर के साथ उतना जल्दी रिएक्ट करेगा, ठीक है, और जितना जल्दी रिएक्ट करेगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सिंपली बोलेंगे कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज करेगी, बेसिक स्ट्रेंथ क्या करती है रजे, इंक्रीज करती है, कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का सीजियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जनरली कौन से ज्यादा बेसिक होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मोर बेसिक, जितना जरा साइज बड़ा होगा उसकी बेसिसिटी उतनी क्या होती है, ज्यादा होती है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। जिस मेटल का साइज इतना ज्यादा बड़ा होता है उसके हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी उतनी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि वो जल्दी टूट जाता है। अब कोई जनरली आपसे पूछ ले भाई ऐसे क्यों, तो आप क्या बोलोगे, हम बेसिक या बेस किसको बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो अपना OH नेगेटिव जल्दी आयन लूज करे, OH
नेगेटिव कब देगा? जब उसके खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी किसकी है? ऑब्वियसली सीजियम की है। तो सीजियम के ऊपर सबसे जल्दी पॉजिटिव चार्ज आएगा, और सीजियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो OH पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इसलिए सीजियम हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी सबसे ज्यादा और लिथियम हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये आपने इसमें भी देखना था कि आपके पास जो हाइड्रोक्साइड है वो सब किस नेचर की बनते हैं। क्लियर हुआ जी आपको? नेक्स्ट है जी आपके पास ये कुछ प्रॉपर्टी, जैसे हमने इसमें पढ़ लिया हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, हेलोजन के साथ, ये हो गई इसकी कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब करेंगे जी इसकी एनामोलस बिहेवियर, ये थोड़ा सा देखने वाला है जी, ये भी पढ़िए, अच्छा है। एक टॉपिक आएगा आपके पास एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। पहले मतलब बताइए एनामोलस का मतलब क्या आता है? एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, इसका मतलब क्या हुआ रहे? ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है कई बार। एनामोलस का मतलब होता है डिफरेंट। क्या होगा इसका मतलब? डिफरेंट मतलब होता है, मतलब बाकियों से अलग। आपसे ये पूछना चाहता है कि इस पूरे ग्रुप के अंदर 5 एलिमेंट है, ठीक है, इस ग्रुप में जो सबसे अलग वैरायटी है ना वो इस लिथियम की होगी। इसके जो करेक्टरिस्टिक है वो सबसे अलग होते हैं। लिथियम के करेक्टरिस्टिक बाकियों से क्या होते हैं? अलग होते हैं। ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल हम चल के देखते हैं। आपने देखा इस ग्रुप के अंदर सबसे छोटा साइज किसका है? लिथियम का, ठीक है, बाकी का साइज थोड़ा थोड़ा बड़ा है। फिर सबसे स्मॉल साइज, एक तो इसका स्मॉल साइज होता है पहला। दूसरा याद करो, इस पूरे ग्रुप में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? लिथियम की। हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। बाकियों की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। बाकियों की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। ठीक, फिर और क्या कह सकते हो? कहते जी आपके पास इनमें क्या होती है? डी ऑर्बिटल एब्सेंस होती है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसमें क्या है? मतलब डी के अंदर देखो, लिथियम के अंदर 1s2 2s2 सॉरी 2s1 ही होता है, 3 होता है, तो इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होती है, 2d ऑर्बिटल एब्सेंट होती है। लेकिन जब बाकी में चेक करोगे ना, इसमें भी 3d ऑर्बिटल वैकेंट होती है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी डी ऑर्बिटल है, इसमें भी, सभी में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। सिर्फ लिथियम के अंदर क्या है? डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होती, बाकी सभी के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर दूसरा, जितने भी आपके पास ये मेटल्स है, लिथियम है ना, लिथियम हार्ड होता है। लिथियम क्या होता है? हार्ड मेटल है। और आपको पता है बाकी सब क्या है? होती है, क्यों नहीं होती? खाली पड़ी होती है। याद करो, मुझे पता था, चेक करो क्या होता है सोडियम के अंदर। देखो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। अब 3 वाली शेल में आप एंटर कर चुके हो, तो आपकी 3p और 3d खाली पड़े। आपने इलेक्ट्रॉन तो फिल नहीं किए, बट आप उसकी वैलेंस शेल में तो आ गए हो ना, 3 वाली शेल में आ गए हो। यानी कि अब 3 वाले घर में आपका राज है। आपने 3 वाले घर में एंटर कर लिया। 3 वाले घर में 3 रूम है, 3s वाला, 3p वाला, 3d वाला। तो आप 3s में जा तो सकते ना, आपको बोला ना इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकता है, अवेलेबिलिटी तो है ना आपके पास। आप 3p में भी जा सकते हो और आप 3d में भी जा सकते हो। लेकिन इस लिथियम के पास कितना होता है? लिथियम के पास कितना है? 3, 1s2 और 2s1, और आगे कौन होता है? 2p। ये बेचारा 2p तक जा सकता है, लेकिन आगे तो 3 आ गया, और 3 वाले में तो वो जा ही नहीं सकता। इसलिए इस 2 और 2 के अंदर d होता ही नहीं है, इसलिए लिथियम के पास d ऑर्बिटल नहीं होती, बाकी सबके पास d ऑर्बिटल होती है। ठीक है, ये मतलब था चीज का।
तो लिथियम हार्ड मेटल होता है, जबकि बाकी सारे के सारे सॉफ्ट मेटल हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, नाइफ से कट किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लिथियम का हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लिथियम का हाई होता है, जबकि बाकियों का इससे क्या होता है, कम होता है। बाकियों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, बस लिथियम का इसमें सबसे ज़्यादा होता है। फिर दूसरा, अभी जस्ट हमने बेसिक कैरेक्टर किए, जैसे LiOH सारे बेसिस में सबसे वीक बेस होता है, सबसे वीकेस्ट बेस बोलते हैं इसको। और जबकि बाकी एलिमेंट के जितने भी बेस है वो थोड़े स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्या होते हैं वो, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। बाकी के जो होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लिथियम का जो बेस है वो क्या होता है, बहुत ही वीक बेस होता है। ऐसे ही आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको पढ़ने को मिल जाएगी कि आपके पास जितने भी प्रॉपर्टी है, लिथियम की प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो सबसे अलग रहेगी। इसका साइज छोटा है, बाकी का साइज इससे कंपैरेटिवली बड़ा है। आयनाइजेशन एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा होती है, बाकियों की कंपैरेटिवली कम होती है। ये बेचारा ये प्योरली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, बट ये थोड़े बहुत कोवलेंट कैरेक्टर वाले बॉन्ड भी बनाता है। फिर इसके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होती, बाकी में डी ऑर्बिटल होती है। ये मेटल हार्ड है, बाकी सॉफ्ट मेटल है। इसके मेल्टिंग पॉइंट वॉल्यूम बहुत हाई होता है इन सभी के कंपैरेटिवली। इसके बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होते हैं, इसके बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होते हैं। ये सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऐसे भी बोल दो। लिथियम जो होता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट, और बाकी जो होते हैं वो इससे थोड़े से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो इसलिए जो सबसे किसी भी ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है ना जी, वो सबसे अलग होता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी बाकी ग्रुप से कभी मेल नहीं खाती। ऐसे ही आपके पास लिथियम है पहले ग्रुप का, तो ये अलग है। फिर दूसरे ग्रुप में बेरिलियम आ जाएगा, उसकी भी प्रॉपर्टी सेम, फैक्टर सारे सेम ही रहेंगे। उसकी प्रॉपर्टी भी बाकी एलिमेंट से क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ये सब हम उसमें पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो ये टॉपिक था आपके पास एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम आयन। नेक्स्ट है जी आपके पास डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम। ये पेपर में पूछ लेता है कि डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ diagonal relationship of lithium with magnesium। कहते हैं आपके पास लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। कहते जी आपके पास देखो, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, और इधर कौन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कहता है आपके पास जब भी आप चेक करोगे ना, तो ये वाले ग्रुप को देखो, ये पहले ग्रुप का पहला एलिमेंट और दूसरे ग्रुप का दूसरा एलिमेंट, पहले ग्रुप का पहला एलिमेंट और दूसरे ग्रुप का दूसरा एलिमेंट को चेक करो। ये एक दूसरे के बिल्कुल डायगोनली प्रेजेंट है। ये एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, ग्रुप में जब ऐसे होगा तो डायगोनली प्रेजेंट है। ठीक है, तो कहते हैं इससे होगा क्या, कहते हैं आपने जब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे लिथियम और मैग्नीशियम, लिथियम और मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टी है वो ऑलमोस्ट 95% क्या होती है, सेम होती है। 90 या 95% क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो इसमें ऐसे दिया हो जैसे आपके पास अलग अलग प्रॉपर्टी वैल्यू दी होगी कि इनका एटॉमिक रेडियस देखो, लिथियम कितना होता है 152, लिथियम का एटॉमिक रेडियस 152 पिकोमीटर, और मैग्नीशियम का कितना होता है 160 पिकोमीटर, यानी कि सिर्फ 8 पिकोमीटर का डिफरेंस है जी। और 8 पिकोमीटर का डिफरेंस कोई बहुत बड़ा बिल्कुल माइनस सा डिफरेंस होता है, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, पर थोड़ा बहुत फर्क है, पर इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम माइनस सा फर्क होता है। तो इसलिए कहते हैं जी इनका जब साइज सेम है तो बाकी प्रॉपर्टी भी क्या हुई, ऑलमोस्ट सेम होगी। जैसे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये दोनों ही हार्ड होते हैं, हार्ड मेटल हो जाएंगे। फिर इन दोनों की जो दोनों के दोनों क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा बना के खुश हैं, बाकी सब क्या बनाते हैं,
आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इनके बेसिक नेचर भी क्या होता है, थोड़े कम होते हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। और लिथियम और मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ एक करेंगे तो दोनों ही क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। दोनों ही क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। और याद करो सोडियम क्या बनाता था, पर ऑक्साइड, और ये तीनों क्या बनाते थे, सुपर ऑक्साइड। ये लाइन आपने हमेशा याद रखनी है, ये पर ऑक्साइड। ऐसे ही लिथियम सिर्फ ऑक्साइड बनाता है तो कहता है मैग्नीशियम भी ऑक्साइड बनाता है, सिंपल ऑक्साइड। दोनों ही ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि बाकी क्या बनाता है, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। इस वजह से भी दोनों सेम है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है रजे कि आपके पास लिथियम और मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टी रहेगी वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। 90% क्या रहती है, दोनों सेम ही रहती है। इसलिए इस रिलेशनशिप को क्या बोला गया, डायगोनल रिलेशनशिप के नाम से जाना जाता है। हाँ एक चीज और, कभी भी ऐसा नहीं है कि आपने देखा भी एक ग्रुप का पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट सेम है तो फिर तो सोडियम और कैल्शियम भी सेम होना चाहिए, पोटाशियम और स्ट्रोंशियम भी सेम होना चाहिए, और रुबिडियम और बेरियम भी। ऐसा नहीं होगा। सिर्फ ग्रुप का पहला एलिमेंट और दूसरे ग्रुप का सेकंड एलिमेंट जो होगा उनकी प्रॉपर्टी 90-95% सेम रहती है, अदरवाइज बाकी सभी की सेम नहीं रहेगी, ठीक है। तो जो डायगोनल रिलेशनशिप है वो सिर्फ आपको देखने को मिलेगा आपका पहला एलिमेंट और ग्रुप का पहला एलिमेंट और ग्रुप का दूसरा एलिमेंट, उनके बीच में ही ये डायगोनल रिलेशनशिप शो होता है। अब बाकी किसी एलिमेंट्स में कंपाउंड में आपको शो करने को नहीं मिलेगा जी, ठीक है जी। तो ये है जी आपके पास डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम विद द मैग्नीशियम आयन।